ये चीज़ है कि आप कमेटियों से जब आप इस्तीफ़ा दे देंगे तो एक मॉरल प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर आएगा, पार्लियामेंट के ऊपर आएगा कि भाई जब आपकी जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात है वो ही आपकी कमेटियों में प्रेजेंट नहीं है। तो आई थिंक अगर आप मुझसे पूछें तो इमरान खान की रिहाई इमरान खान के हाथ में है। आज इमरान खान नवाज शरीफ बन जाए, आज इमरान खान जरदारी बन जाए, तो इमरान खान कल को निकल आएगा। ये अगर ये कहते कि जी हमने लॉ के लिहाज से 5 साल कर दिया, तो फिर हर एक की वो जो टेन्योर है ना वो 3 साल से बढ़ा के 5 साल कर दे, ताकि वो मेरिट जो है ना, जो जो इंस्टीट्यूशनल मेरिट होता है वो मेंटेन रहे। आप अगर कभी अडियाला के बाहर जाके देखें, जितनी तादाद में पुलिस होती है वहाँ पे, उतनी तादाद में ये चीज़ें हो ही नहीं सकती। ये चीज़ें सिर्फ तब हो सकती हैं जब पंजाब पुलिस पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिल के ये प्लान करे, और मरियम नवाज इसकी पूरी तरह कैपेबल हैं, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इमरान खान को इक्वेशन में लाए बगैर हो ही नहीं सकती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलीमा खान। आप देख रहे हैं सियासत डॉट पी के। मेरे साथ मौजूद है सीनियर पॉलिटिशियन हुमायूं मेमन साहब। कैसे हैं हुमायूं साहब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हुमायूं साहब, बात शुरू करते हैं अली अमीन गंडापुर से कि इमरान खान ने उन्हें हदायत की कि आप अफगानिस्तान जाएं, तो उनका बयान सामने आ गया कि मेरा तो पासपोर्ट ब्लॉक हुआ है। और उसके बाद इमरान खान उन्हें बहुत सी बातें करते हैं जो वो मान नहीं रहे, और उनका डायलॉजी में मिलने के लिए भी कहते हैं, पर वो आ नहीं रहे। तो क्या ये सियासी चाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्ताइन। देखें, जो मुझे इतलात है वो उन्होंने उसकी वजाहत कर दी थी कि उनका पासपोर्ट ब्लॉक है या नहीं है। बेसिकली उनको मेरे ख्याल में उनका नाम जो है ना एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर है, और उनको वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही फ्रॉम दी फेडरल गवर्नमेंट, या जो भी एजेंसीज होती हैं, समथिंग लाइक दैट। वो उन्होंने कुछ दिया है, मुझे पूरी तरह वो नहीं है, लेकिन उन्होंने वजाहत दी है इस बात के ऊपर कि उनका पासपोर्ट का मसला क्या है। वो कोई एक मसला है जो उनके साथ नहीं, वो हर एक मतलब से जो मेन पीटीआई के जो 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 लीडरशिप्स है उन सब के साथ वही मसला है कि उनको वहाँ पे किसी तरीके से भी ट्रैवलिंग की इजाज़त, या अगर उनके कोई डॉक्यूमेंटेशन अपग्रेडेशन की बात है तो वो सारी चीज़ें नहीं हो रही, क्योंकि ये फेडरल के पास है, पासपोर्ट कंट्रोल फेडरल के पास है। ठीक है। अच्छा सर, एक और खबर यही है कि इमरान खान ने सेनेट की कायमा कमेटी से रिजाइन करने को कहा है और ज़िमनी इंतखाबात से भी बायकॉट होने को कहा है। तो ये क्या पर्पज है इमरान खान का? पीटीआई की क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेसिक स्ट्रैटेजी ये है कि हम लोग विद इन द नॉर्म्स रह के एक, जिसे आप कहते हैं ना कि एक पैसिव रेजिस्टेंस की तरफ जाते हैं। आपके पास दो तरीके होते हैं जब आप किसी चीज़ के खिलाफ कोई चीज़ डिसीजन ले रहे होते हैं, तो या आप एक्टिव होते हैं और या फिर आप पैसिव होते हैं। हम लोगों ने एक्टिव, शुरू में हमने बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर किया था, फ्रंट फुट पे आके किया था, लेकिन वहाँ हमें पता चला कि जो हमारे सामने जो लोग हैं वो बिल्कुल उसूल पसंद नहीं है। उनको ना तो आइन का कोई पास है, ना उनको लॉ का कोई पास है। वो लॉ भी सारा तोड़ मरोड़ के बात कर रहे हैं। उन्होंने अपने मतलब के लिए आइन तक को बदल दिया, लोगों को अगवा करा के आइन बदल दिया है। तो अब जब उस किस्म की चीज़ें होती हैं, और उन्होंने अच्छी खासी, आपको पता है 26 मई को क्या हुआ है, कितने लोग जो उनके अपने लीडरान हैं, जो उनके इलाके के थे, उन्होंने कंफर्म किया है, चाहे वो अ, अमीर मकाम हो, चाहे वो शायद खाकान अब्बासी हो, इन सब लोगों ने कंफर्म किया कि उनके इलाकों में लोगों की डेथ्स हुई थी। अच्छा, जब आप उस चीज़ के बाद देखते हैं, ऑब्वियसली आपको थोड़ी सी अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी होती है अपने कारकुनान को या आवाम को सामने रखते हुए। तो उसके बाद आप सेकंड स्टेप पे जाते हैं, जिसको हम कहते हैं पैसिव रेजिस्टेंस। पैसिव रेजिस्टेंस ये एक किस्म का जिसकी शुरुआत बहुत सारे लोगों ने की थी, लेकिन गांधी इस पे बहुत ज़्यादा मशहूर है कि आप उसमें पैसिवली एक चीज़ के बारे में आप अपने आप को एक चीज़ को रेजिस्ट करना शुरू कर देते हैं, और उसमें ये चीज़ है कि आप कमेटियों से जब आप इस्तीफ़ा दे देंगे तो एक मॉरल प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर आएगा, पार्लियामेंट के ऊपर आएगा कि भाई जब आपकी जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात है वो ही आपकी कमेटियों में प्रेजेंट नहीं है। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड मूव, टू बी वेरी ऑनेस्ट जी। सर जी, इमरान खान का बयान आ रहा है कि चंद दिनों में मैं एक बड़ा प्लान सामने लेके आऊंगा, बड़े ऐलानात करूंगा। तो वो क्या ऐलान होने वाले हैं?
अच्छा देखिए, इमरान खान और बाकी लीडरान में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। आपने देखा होगा कि इमरान खान मुख्तलिफ़ किस्म किस्म की, चाहे वो जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, चाहे वो उसवाए हसना है, चाहे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो तफसीरात है वो हैं, वो उस सब किस्म की किताबें पढ़ रहे हैं जिसमें दीन की भी दुनियावी भी है। और ऑब्वियसली इन सब के अंदर इल्म होता है, इसके अंदर इन सब के अंदर ये सारे वो लोग होते हैं जो कि सक्सेसफुल होते हैं, जिन्होंने अच्छे डिसीजंस लिए होते हैं पास्ट में। जब आप वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो आपका आपका जो नज़रिया होता है ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनालिसिस और एनालिटिक दिमाग आ जाता है। अब एक आदमी जिसने अपनी ज़िंदगी में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया है, मतलब आपने एक टीम को लीड किया है, और क्रिकेट टीम को लीड करना डिसीजन मेकिंग में आता है कि भाई आप कब किससे क्या करवा रहे हैं। तो जब वो चीज़ें होती हैं, और आप अक्सर आजकल देख रहे हैं उसमें सोशल मीडिया में वसीम अकरम, वकार यूनस, इंजमामुल हक, वो जब अपनी बातें बता रहे हैं कि हम तो ये समझते थे कि ये होगा नहीं, और इमरान ने हमें कहा था कि ये कर लेना, और फिर वो रिजल्ट भी आया। वसीम अकरम कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि ये आखिरी ओवर है, तुमने इसको जितना, तुम सब कुछ भूल जाओ, बस अपनी फुल स्पीड करो। कहते हैं मैं उस वक्त बिल्कुल थका हुआ था, तो उन्होंने कहा उस वक्त ही फुल कराओ ताकि मसल्स तुम्हारे डेवलप हो। तो ये चीज़ें जो डिसीजन मेकिंग होती है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ें इमरान खान सीख रहा है, तो उसके बेसिस पे जो वो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, ऑब्वियसली वो स्ट्रैटेजीज कामयाब हो रही हैं, तो गवर्नमेंट का एक रिएक्शन, सख्त रिएक्शन आ रहा है ना। अगर मैं कोई माठा सा आदमी हूँगा, तो आप मेरे खिलाफ क्या रिएक्ट करेंगे? आप कहेंगे, आप खामोशी से बैठ के हंस के दूसरी तरफ से चले जाएंगे। लेकिन जब मेरा एक्शन इतना सख्त होगा, वो आपको मजबूर कर देगा इस किस्म के एक्शंस लेने पे, कि आप मुझे या बंद करेंगी या आप मुझे रोकने की कोशिश करेंगी। तो आपका रिएक्शन मेरे एक्शन की जो जो सवेरिटी है, वो आपको बता सकेगा कि कितना सख्त मैंने एक्शन लिया है। सर, सलमान अकरम राजा कह रहे हैं कि इमरान खान की जल्द रिहाई के लिए मतलब सामने लेके आएंगे, हम लाए अमल। तो क्या रिहाई होना मुतवक्के है? अगर आप मुझसे पूछें तो इमरान खान की रिहाई इमरान खान के हाथ में है। आज इमरान खान नवाज शरीफ बन जाए, आज इमरान खान जरदारी बन जाए, तो इमरान खान कल को निकल आएगा। बेसिकली जो जो ताकतवर तबके हैं, वो इमरान खान को या जरदारी को या नवाज शरीफ को, इन सब को क्या कहते थे कि भाई तुम खामोश हो जाओ, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए, जहां जाना चाहोगे वहां चले जाओगे। और ये लोग करते थे, ये लोग फौरन खामोश हो जाते थे, अपना मुंह बंद कर लेते थे। और एक किस्म का उन लोगों से घबरा जाना या जो भी कर लेना, और अपने मौकफ से पीछे हट जाना, और ये फौरन अगले 4 महीनों में, 2 महीनों में, 3 महीनों में निकल के बाहर भी चले गए थे। किसी को गारंटी देने के लिए उन्होंने सऊदी अरब से साइन कर दिया, हालांकि झूठ बोलते थे कि यार मैंने कोई साइन नहीं किया, लेकिन बाद में समझ आ गई कि झूठ बोलते थे। तो उस लिहाज से इमरान खान को भी हुआ हुआ है कि भाई आप इस सिस्टम को चलने दें, इस सिस्टम को आप मुझे बात बताएं, हम क्यों चलने दें इस सिस्टम को चलने से। इस वक्त एज ऑफ टुडे, आपके हफीज पाशा साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में 50% गुर्बत के लकीर से नीचे हो गए। सिर्फ 3 साल पहले, 3.5 साल पहले 35% लोग थे। इस 3.5 साल में 15%, 15% एक बहुत बड़ी तादाद है 3.5 साल के लिए, कि गुर्बत से नीचे चले जाना। मुझे एक बात बताएं, लोग कहते हैं कि इस सिस्टम को चलने दे, क्या आप और मैं अगर इसको 2 साल और चलने दे, तो ये तो 60%, 65% को गुर्बत के नीचे लेकर चले जाएंगे। आज आप देख लें कि हर एक चीज़ के लिहाज से, आप कोई कोई भी किसी किस्म का भी आप वो उठा ले, फिगर उठा ले, जो इकोनॉमिक फिगर है वो नीचे जा रही है। और अभी इन जो सैलाब के बाद तो वो और ज़्यादा नीचे जाएगी। आपका जो क्या कह सकते हैं उसे, आटे का, वो उसमें वीट के बहरान बहुत सख्त है। चावल तकरीबन 35% का कम हो जाएगी, आपकी मेज़ का, हर एक चीज़, कॉटन। तो अब आप सोचें, जो पहले भी इतने कम थे, जब फर्दर कम हो जाएगा, तो फिर आप इनको क्या, इनको चलना आपके मेरे या इन गरीबों के हक में बेहतर है? इन सब लोगों की जायदादें तो बाहर हैं, इन बिल्कुल। लोगों के तो इलाज बाहर होते हैं, ये लोग तो फौरन उठ कर चले जाएंगे, आप और मेरे जैसे लोग यहाँ फंस के रह जाएंगे।
सर अभी लंदन प्लान के बारे में सुना था ना, अब मरी प्लान में एक प्लान बन रहा है और उसमें डिस्कशन हो रही है कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी जाए। और क्या आप हमायत करते हैं इस बात देखिए, इन प्रिंसिपल अगर आपने किसी इदारे को तबाह करना है ना, और यही होता रहा है, और इसकी शुरुआत 1960s में हुई थी, जब आप एक किसी भी शख्स को एक्सटेंशन देते, लेट्स सपोज मैं एक पोजीशन पे बैठा हूं और मैं एक इदारे में बैठा हूं, इदारे का मतलब है नीचे से सारे लोग ऊपर आते जा रहे हैं। अगर मुझे एक्सटेंशन मिल जाती है तो मेरे पीछे जो लोग बैठे हुए हैं, हो सकता है वो मेरे से ज्यादा इंटेलेक्चुअली बेहतर हों डिसीजन मेकिंग में। उनका टेन्योर टाइम पीरियड या जो जो उनके एज लिमिट है वो क्रॉस हो जाएगी, वो रिटायर हो जाएंगे। सो नाउ यू, अब आप क्या करते हो, आप बेस्ट ब्रेन से आपको एक किस्म का आप उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो यही बात हुई है कि जब हमने एक्सटेंशंस की बात की तो दैट इज वाई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पूरा इंस्टीट्यूशन थोड़ा सा डिग्रेड हुआ है। अब अगर हम इसको फर्दर उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये और ज्यादा नुकसान करेगा। तो इन प्रिंसिपल किसी भी इदारे के अंदर एक्सटेंशंस या किसी किस्म की, चाहे देखें आप सिमेंटिक्स करके कान को इस तरह पकड़े या कान को किसी और तरीके से पकड़े, आपने वो काम नहीं करना है। या तो फिर ये कि सारे लोगों की एज उसी तरीके से बढ़ा दे कि ये टाइम पीरियड जो है ना, ये अगर ये कहते कि जी हमने लॉ के लिहाज से 5 साल कर दिया, तो फिर हर एक की वो जो टेन्योर है ना, वो 3 साल से बढ़ा के 5 साल कर दे, ताकि वो मेरिट जो है ना, जो जो इंस्टीट्यूशनल मेरिट होता है, वो मेंटेन रहे। है? अच्छा सर, अभी ना कुछ बड़ी अनएथिकल एक्ट हुए हैं, मतलब अलीमा खान को अंडा मारा गया है, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है सहाफी से बदमजगी हो गई है। तो हु इज बिहाइंड ऑल दिस? अच्छा, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इसमें अक्सर लोगों ने बात की है कि जी वो मियां नवाज शरीफ साहब को जूता मारा था और अपने ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर स्याही फेंकी थी। आप एक दफा चेक कर लेना कि वो कहाँ थे कि उनको जूता मारा था। क्या वो किसी पॉलिटिकल रैली में थे, क्या वो किसी खास तबके के पास मिलने गए हुए थे जहां पे उनको हुआ था? आपको पता चल जाएगा कि उनको जो जूता मारा गया था, स्याही फेंकी गई थी, ये एक एक और तबका था जिसका और उसमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक नहीं था। नंबर वन। नंबर टू, जब मियां नवाज शरीफ साहब को जूता मारा गया था तो उस वक्त, और इवन जब ख्वाजा आसिफ को के ऊपर स्याही फेंकी गई थी, उस वक्त इमरान खान के अगर आप वो देख लें, उनका कमेंट देख लें, उन्होंने इस बात को सिवियरली कंडेम किया था। उसने कहा था इस किस्म की सियासत नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ अगर आप इस अभी देख लेते हैं, ये आप देखें, उस इवेंट को जाके देख लें किस तरीके से वहां पे उन लोगों को प्लांट किया गया, फिर उनको वहां से भगाया गया। ठीक है, वो ये कहते हैं कि उसका कोई एक्शन आ सकता था, लेकिन आप अगर कभी अडयाला के बाहर जाके देखें, जितनी तादाद में पुलिस होती है वहां पे, उतनी तादाद में ये चीजें हो ही नहीं सकती। ये चीजें सिर्फ तब हो सकती हैं जब पंजाब पुलिस पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिल के ये प्लान करे, और मरियम नवाज इसकी पूरी तरह कैपेबल हैं, क्योंकि इन्हीं के वालिद साहब जब अपने ज़माने में जो 1988 था और 88 से पहले वाले जो बात थी, उस वक्त वो बेनज़ीर भुट्टो साहब और उनकी वालदा साहबा के कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस बाया ऊपर से फेंकते थे, तो ये पूरी तरह उसकी मुतहम्मिल है कि ये गलत काम कर सकते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इमरान खान जो है उन्होंने ये कहा है कि बुशरा बीबी जो है वो काफी ज्यादा बीमार है और उनको चक्कर वगैरह आते हैं। और इमरान खान का ये भी कहना है कि उनको इस बात की बेसिस पे उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है। तो ऐसा क्यों? देखें, इस तरह है कि जब किसी एक शख्स को अपने पार्टनर के साथ मोहब्बत हो, रिस्पेक्ट हो, प्यार हो, लगाव हो, तो ऑब्वियसली अगर किसी बच्चे को अपनी उस माँ से पूछें जिसके बच्चे के साथ जब आप ज्यादती करते हो, उस माँ के ऊपर कितना प्रेशर होगा। हाँ, अगर आप लोगों का एक दूसरे के साथ सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल कनेक्शन है, तो फिर आप उसको फेडेक्स भी कर सकते हैं, फिर आप उसको
कोई ये हो वो हो, आप फिर सब कुछ कर सकते हैं। फिर कोई ये भी कह सकता है कि जी मैं तो पाकिस्तानी नहीं हूँ, कोई ये भी कह सकता है मैं फलाना नहीं हूँ, वो अपनी जगह पे सारे दुरुस्त हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि इनका आपस में लगाव है, तो डेफिनेटली दैट वुड बी वन ऑफ द वेज कि ये पंजाब गवर्नमेंट जिस तरीके से ट्रीट कर रही है, हालांकि मरियम साहबा खुद अपने लिहाज से कहती थी कि मेरे साथ जाती होती थी, हालांकि उनके तो वो खुद कहती थी कि भाई मेरे उसमें तो फ्राई पैन होता था, और उनसे ज़्यादा एंटरप्रेन्योर कौन हो सकता है कि जो फ्राई पैन से उन्होंने इस्त्री करने का तरीका लोगों को बताया था। सर आपकी खान साहब से कब लास्ट टाइम मुलाकात हुई है? देखिए, मेरे लास्ट ईयर अगस्त सितंबर में हुई थी मुलाकात। नंबर टू, मैं मुलाकात करने इसलिए नहीं जाता कि मेरी किसी कमेटी में मेरा नाम नहीं है, ना मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी का मेंबर हूँ, ना मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर हूँ। अगर मैं फ़र्ज़ करें मैं नाम अपना दूंगा और वो लोग जो इम्पोर्टेंट है उनको हटा के मेरा नाम दे देंगे मिलने का, मैं उतना फायदा नहीं दे सकूंगा एज अपोज टू। तो मैं ये चाहता हूं कि वो लोग जो कि मैटर करते हैं शुड गेट द प्रेसिडेंस, और वो जाके इमरान खान से मिले, ताकि इस सारे मसले का हल। और पाकिस्तान का इसका जो सबसे बड़ा मसला है वो है पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और या ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इमरान खान को इक्वेशन में लाए बगैर हो ही नहीं सकती। एग्जैक्टली। अच्छा सर, अब बात करते हैं सैलाब की। जो पंजाब में सैलाब की वजह से तबाहकारियां हुई हैं, तो जो हुकूमत मैनेज कर रही है, आप क्या कहते हैं, ठीक प्रॉपर मैनेज कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बहुत बड़ा सैलाब है। ये अल्लाह ताला बचाए, इसका एक बहुत बड़ी आफत है। लेकिन देखिए, जब आफतें आती हैं, जब इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, तो तब आपका असल वो कहते हैं ना, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग, ठीक है ना। तो फिर आपको पता चलता है कि आपकी डिसीजन मेकिंग क्या है। एक डिसीजन मेकिंग है मैंने जाके तस्वीरें खिंचवानी है, अपलोड करनी है, और लोगों को, अपने मतलब के लोगों को आसपास बिठा के जाके बैठ के आपने वो तस्वीरें देखी है कि कश्ती में बैठे हुए सारे, इधर उधर खाना वाना रखा हुआ है, और उसके इर्द गिर्द 15 किस्म के कैमरे वाले खड़े हैं और वो उसकी तस्वीर ले रहे हैं। अगर यही काम करना है तो इस वक्त पंजाब हुकूमत से बेहतर पूरी दुनिया में कोई और हुकूमत काम कर ही नहीं सकती है। लेकिन अगर आप इस वक्त स्टेटिस्टिक्स देख लें, अगर केपी के अंदर जिन लोगों की मतलब 400 एंड समथिंग, 460 या 470 अमवात हुई हैं, उनमें से सिर्फ 25 या 27 रह गए जिनकी कॉम्पनसेशन अभी तक उनको नहीं मिली, वो अंडर प्रोसेस है, बाकी सबकी कॉम्पनसेशन हो गई है। उसमें जो जख्मी थे उनमें से सिर्फ मेरे ख्याल में 17 या 18 रह गए जिनकी कॉम्पनसेशन अभी तक उनको नहीं मिली, बाकी सबकी हो चुकी है। जिनके घर टूटे हुए थे उन सबको कॉम्पनसेशन मिल चुके हैं, सिर्फ चंद एक रह गए हैं। तो अगर इस किस्म की गवर्नेंस की बात करते हैं, इस किस्म की चीज़ है, तो वो लोग इसके करीब भी नहीं आते। उन्होंने अभी तक कुछ चीज़ अनाउंस भी नहीं किया कि कितना वो क्या करेंगे, किसको क्या कॉम्पनसेट करेंगे, किस लिहाज से करेंगे। तो उनको चाहिए कि ज़रा खैबर पख्तूनख्वा की जो जो हुकूमत है उसको सामने रखते हुए कुछ सबक सीख ले। अच्छा सर, अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि काला डैम बनाना चाहिए। असद कैसे कहते हैं ये उनकी जाती राय है, तो पार्टी की असल पॉलिसी क्या है? देखिए, दो तीन चीजें अब याद रख लेना। डैम बेसिकली बनाते क्या है, क्या उससे सैलाब रुक जाएंगे? प्रॉब्ली सैलाब, देखिए सैलाब हमारे पास दो तीन तरफ से आते हैं। एक जो सबसे बड़ा है वो इंडस है, लेकिन उसके अलावा आपके पास झेलम भी है, आपके पास चिनाब भी है, आपके पास सुतलज भी है, ब्यास भी है। अब वो चीजें, वो आपको कहीं और से उसका पानी आता है जो जिसका कैचमेंट एरिया फर्क है, वहां के उस सैलाब को आपका कालाबाग डैम रोक नहीं सकता। लेकिन कालाबाग डैम आपको जब इंडस रिवर का जो सैलाब आता है उसको किसी हद तक मैनेज कर सकता है, रोक नहीं सकता लेकिन किसी हद तक मैनेज कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद अब देखिए दो तीन चीजें। एक, आपने पानी के जखायर करने, कालाबाग डैम की जो सबसे बड़ी इफादियत है वो ये है कि कालाबाग डैम आपका एक नेचुरल बना हुआ डैम है, जो कि चीज़ है। अच्छा, अब आप देख लें, सिंध वाले कहते हैं कि जी हमारे यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है नीचे से, अगर ये करेंगे तो एक खास हद तक पानी जाएगा नहीं समंदर में, और समंदर वापस आके एरोड करेगा और जो कड़वा पानी है वो आएगा। उसकी वजह से, कड़वा पानी आने की वजह से जो
जो पहले हमारा डेल्टा का एरिया था वो 7.5 लाख हेक्टर था, वो कम होता जा रहा है क्योंकि एरोड हो रहा है। बजाय इसके कि आप उस पानी को नीचे भेजें, कम से कम 10 मिलियन एकड़ फुट पानी को नीचे भेजें ताकि वो दरिया के या समंदर के पानी को रोके, उसकी बजाय आप हॉलैंड से आप सबक हासिल करें जिन्होंने 25,000 किलोमीटर की मल्टीपल लेवल की डाइक्स बना के उस पानी को रोका हुआ है। जब आप डाइक्स बनाते हैं तो आपका जो कड़वा पानी है वो कम ऊपर आता है, लेकिन एक खास हद तक आप उसको आने देते हैं। क्यों? जो आपका डेल्टा एरिया जहाँ पे मैनग्रूव्स होते हैं, जहाँ पे आप झींगे के अच्छे वो कर सकते हैं, उसके लिए मीठा और कड़वे पानी की एक खास मिक्सचर चाहिए होता है जहाँ पे वो करते हैं। पाकिस्तान ऑलरेडी ये सारी चीजें श्रिंक करा है बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट। नंबर टू, आपका एक एक्वाफर है जो आपके दरिया के बेस के नीचे जा रहा है, आपने उसको भी रिचार्ज करना होता है। उसके लिए ये डैम्स बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर कालाबाग डैम का फ़ायदा ये है, जब आप कालाबाग डैम बनाते हो तो वो दो चीज़ें करता है। जो हमारी लिफ्ट इरिगेशन है, जो राइट बैंक कैनाल है आपके, उससे जो लिफ्ट इरिगेशन के बजाय वो ग्रेविटेशनल इरिगेशन करेगा टुवर्ड्स द सदर्न पार्ट ऑफ द केपी। नंबर टू, वो आपको लिंक कैनाल्स के थ्रू आपको ईस्टर्न रिवर में पानी दे सकते हैं। और आप वो जो मंगला डैम है जो हर 4 से 5 साल में एक दफा भरता है, इसकी मैनेजमेंट की वजह से हर साल भरेगा। तो उससे वो जितने भी ईस्टर्न रिवर्स हैं उनके बेड के अंदर एक्वाफर जो होता है, जो पानी जमीन के नीचे वाला पानी होता है, वो रिचार्ज होगा। तो आप उस पानी को मैनेज करोगे, लेकिन ये पानी एंड में जाएगा नीचे ही। और आपको चाहिए कि इसको मैनेज कर रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों पे बैराजेस बनाएं, और आपका जो प्रॉब्लम है, जो साहिल का प्रॉब्लम है, उसको रोके। नंबर आखिरी चीज है, अगर आपने कराची और उसके गिरदो नवाब को मीठा पानी देना है तो आपको सिंध बैराज का बनाना बहुत जरूरी है। अगेन ये कालाबाग डैम और ये सारी चीजें उसको सपोर्ट करेंगी, उसके बगैर भी बन सकता है लेकिन उसकी वजह से उसको सपोर्ट करेंगी। और एक और आखिरी चीज है, जब सिंध को कहता है कि मेरे पास पानी कम आता है, तो सिंध क्या करता है, सिंध को जब पानी चाहिए होता है तो वो चश्मा बैराज से पानी छोड़ते हैं, 1 हफ्ते बाद जाता है और वो सिंध में पहुंचता है। अगर आप कोट मिटन के इलाके पे एक बैराज बना लेंगे तो वहां से दो फायदे होंगे, आपको जो ही पानी की जरूरत होगी विद इन आवर्स वो सिंध में चला जाएगा, उसमें से कोई ट्यूबवेल, कोई वो जो लड़ाई होती थी ना, वो भी खत्म हो जाएगी। नंबर टू, उसके साथ पिट फीडर है जो कि जाके बलूचिस्तान को देता होता है, आपकी वो चीजें भी ठीक हो जाएंगी। तो आप अगर मैनेज करना चाहे कोई तो ये सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए इमरान खान का सिंपल एक फॉर्मूला वो ये है कि ये सारे नेशनल इंटीग्रेशन के प्रोग्राम है, नेशनल लेवल के प्रोग्राम है, इनको तब तक नहीं करना चाहिए जब सारे सूबे इस पे इत्तेफाक ना करें। हाँ, इसके ऊपर एक हेल्दी डिबेट होने की जरूरत है। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन, नेपाल की जो सूरत हाल है उसको पाकिस्तान से मवाजना क्यों किया जा रहा है? देखिए, नेपाल की क्या सूरत हाल है। नेपाल की सूरत हाल ये है कि वहाँ पे जो जॉब्स हैं वो एक खास तबके के बच्चों के लिए हो रही हैं, जो आम लोग हैं उनको जॉब्स नहीं मिल रही। अब आप पाकिस्तान को देख लें, और ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बाहर निकले थे, इसमें आपके 14-15 साल के बच्चे भी हैं, और ज़्यादातर जो है ना, उनकी ज़्यादातर आबादी है जो 25 साल से कम की है। अब अगर आप पाकिस्तान में देख लें, आपके जो ये जो क्या कह सकते हैं, प्रिविलेज स्कूल्स एंड कॉलेजेस है, जिनमें आपके बर्नॉल हो गया, एचएसएन हो गया, हसन अब्दाल हो गया, कैरेट कॉलेजेस हो गए आपके, और ये अच्छे प्राइवेट स्कूल्स हो गए, आपकी सारी जॉब्स तो ये उठा के लेकर जा रहे हैं। क्यों? इनके अंदर वो जो बड़े लोगों के बच्चे हैं वो इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आम बच्चे तो इधर अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो जब वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो वही क्रिएशन उधर हो रही है, और उसी लिहाज से जॉब क्रिएशन सारी चीजें इन्हीं लोगों के लिए हो रही है। और आपका गरीब का बच्चा, आपको पता है क्या, आज के दिन पाकिस्तान में जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, अनएम्प्लॉयड कह रहा हूं, जो अनस्किल्ड लोग हैं या अनएजुकेटेड लोग हैं, उनमें अनएम्प्लॉयमेंट कम है एज अपोज टू एजुकेटेड पीपल। हम्म। एजुकेटेड लोगों के अंदर ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जमाने में 5.4% अनएम्प्लॉयमेंट थी, आज 22% अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है। अब 22%? आप 22% अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। अब आप सोचिए, ये 22% ये यंगस्टर्स हैं सारे, इनके साथ क्या होगा? दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि आप लोग जो जहां से रिटायर हो रहे हैं उसको आप दूसरी जॉब देते जा रहे हैं, उसको आप हर जो टॉप की जॉब्स हो रही है, मतलब आप ये समझ लें कि जो हार्वर्ड है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से
जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीईओज बने हैं, वो आज पाकिस्तान में बाज ऐसे इदारे हैं उनमें से निकलने वाले लोग उससे ज्यादा सीईओ बने हुए हैं। यस। तो अब आप कंपैरिजन करके देख ले, ये वो चीजें होती हैं जो अगर आप ना समझे तो फिर उसका आउटकम इस किस्म की चीजें हो जाती हैं। और अगर आप समझे, अपने आप को करेक्ट कर लें, अवाम के साथ डिसकनेक्ट ना हो, आपका काम, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में जब लुई 16 की बेगम जो थी मैरी एंटोनेट, जो आजकल मरियम नवाज की तरह की चीजें हैं, जब उनसे पूछा गया था कि भाई आपके यहाँ पे लोगों को खाना नहीं मिल रहा, उनको रोटी नहीं मिल रही, तो उसका जवाब था ये केक क्यों नहीं खा लेते। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो ये डिस्कनेक्ट जो है ना अवाम के साथ, ये डिस्कनेक्ट खतरनाक चीज है। और इस वक्त पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो अवाम के साथ डिस्कनेक्ट है। क्यों? दे आर नॉट इलेक्टेड बाय दोज पीपल। यस, ट्रू ट्रू। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्लेजर जी।